नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। 101 सेंट्रल जेल में चोर शिवांगी। अब आगे अंडस्को शिवांगी को रास्ते में खड़े गार्ड्स ने रो लिया। शिवांगी ने एटीट्यूड से जेब से एक आईडी कार्ड निकालकर उसके आगे किया, जिसे देख सिक्योरिटी गार्ड ने उसे वहाँ के हिसाब से इज्जत दी और सर झुकाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। दूसरा गार्ड उसे छोड़ने आया ताकि रास्ते में कोई इस औरत से उछलकर उनकी नौकरी खतरे में न डाल ले। दरअसल शिवांगी ने वहाँ की एक संघ की पुलिस ऑफिसर का एक कार्ड दिखाया था, जिसे लगभग पूरे न्यूयॉर्क के पुलिस कर्मचारी जानते थे। वह लेडी किसी की नहीं सुनती थी, पर अपना काम पूरा करके दिखाती थी, जिस वजह से आज वह एक बड़ी पोस्ट पर थी, जो आज यहाँ आने वाली थी। सॉरी चुकी थी। शिवांगी को बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर ले जाकर उसे एक कमरे में ले जाया गया। वह गार्ड रूम की लाइट्स ऑन करते हुए बोला, "Here is a history. Whatever happened in our country, all those information are in these files." कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। शिवांगी ने नजरें घुमाकर उस तरफ देखा। सामने बड़ी बड़ी शीशे की अलमीरा में ढेर सारी फाइल्स रखी थी। वह लगभग 25 से 30 उस कमरे की लगभग 70% हाइट की अलमीरा थी, जिन्हें बड़े ही सलीके से रखा गया था। शिवांगी अपने हाथ में पका बैग टेबल पर रखते हुए बोली, "You can go now. If I need you, I will call you." उसकी बात पर गार्ड और मैम कहकर सीधा वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे किसी ने गन फायर कर दी हो। शिवांगी ने तुरंत अपनी कैप और मास्क हटाया। सामने पड़े बैग से एक गोगल निकाली जो नॉर्मल गोगल से छोटी थी। शिवांगी ने फटाफट उसे ऑन कर पहना और कान में ब्लूटूथ सेट करते हुए उन सभी अलमीरा के सामने एक एक कर जाने लगी। उस चश्मे से हरी लाइट जल रही थी, जो उन फाइल्स को बाहर से ही डिटेक्ट कर रही थी। शिवांगी एयरफोन पर बोली, "माही कुछ मिला?" माही का लैपटॉप जो उस चश्मे से कनेक्ट था, उससे माही उन फाइल्स में जयराज की डिटेल्स ढूंढ रही थी, जो अब तक नहीं मिली थी। तभी उसके कानों में शिवांगी की आवाज पड़ी, जो शायद खुद से बातें कर रही थी। जयराज के इन्वेंशन को मार्केट में आते ही मिटा दिया गया था। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, वह इस एक्सपेरिमेंट के खिलाफ होंगे, या इससे इलीगल तरीके से ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे होंगे। जिस हिसाब से अभी वह सीरम की कीमत इलीगल दुनिया में आसमान छू रही है, उस हिसाब से उस वक्त तो लोग ताकत के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जयराज की जानकारी किसी महफूज जगह पर होनी चाहिए। शिवी जल्दी कर, वह ऑफिस छूट गई है और यही आ रही है। वही लैपटॉप में लोकेशन देखते हुए बोली। शिवांगी वह जगह ढूंढते हुए बोली, "आज तो पता करके ही जाऊंगी।" उसने पूरे कमरे को देख लिया पर उसे कुछ नहीं दिखा। अपना लास्ट ऑप्शन यूज करते हुए शिवांगी ने चश्मे की कुछ सेटिंग्स बदली, जिससे अब उसे इन सब चीजों के आर पार भी दिखाई दे रहा था। वह ध्यान से पूरे कमरे को जल्दी जल्दी देखने लगी। अचानक उसे कुछ दिखा, एक बॉक्स जिस पर रेड लाइट जल रही थी। उसने चश्मा हटाकर देखा तो सामने बड़ी सी अलमीरा थी। उसने माही को कांटेक्ट कर सब बताया। "देखती हूँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो अंडस्को मैं भी कुछ करती हूँ," कहकर शिवांगी उसके पास गई और कुछ की होल या कुछ ऐसा ढूंढने लगी, जिससे वह उस चीज को देख सके। वही बिल्डिंग के बाहर कार के टायर घिसने की आवाज आई। आधे गार्ड्स उस तरफ बढ़ गए। कार से एक औरत निकली। उसकी हाइट लगभग आर्या जितनी ही थी। उसकी एज लगभग 34 के आसपास होगी। उसने बिल्कुल शिवांगी की तरह कपड़े पहने थे। वह दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। उसका चेहरा देखकर किसी में भी हिम्मत नहीं थी उसे रोकने की, लेकिन अगर ऑफिसर काले ये थी तो जो अभी अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में है वह कौन है? ये सेंट्रल जेल थी, जो बाहर से नॉर्मल बिल्डिंग की तरह दिख रही थी। यह न्यूयॉर्क के किए गए सभी एक्सपेरिमेंट की जानकारी थी। इलीगल सहित कायला को किसी इलीगल इंसान की जानकारी चाहिए थी।
जो उसे इस जेल के डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में ही मिल सकती थी। आज ऑफिसर्स से बड़ी गलती हो गई थी। उनके सारे कच्चे चिट्टे थे उस अपार्टमेंट में अंडरस्कोर जो भी न्यूयॉर्क सरकार ने किए थे। अगर वह दुश्मन देश की स्पाई हुई तो अपने ख्यालों को झटकते हुए वह सभी कायले के पीछे जाने लगे। वह सभी तेज कदमों से उस तरफ बढ़ रहे थे। कायला के आगे चल रहे गार्ड ने दरवाजा खोला। कायला अपनी गन लेकर अंदर गई। उसके पीछे सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी गन चारों तरफ पॉइंट करते हुए चेक कर रहे थे। उस कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कायला गुस्से से बोली, "You can't escape anymore. Surrender, it is good for you." कायला को इस बात से ज्यादा चीड़ हो रही थी कि उसे ऑफिसर कायला को, जिससे उसके बड़े अधिकारी भी डरते हैं, उसे एक लड़की ने अकेले उसके घर से उठा लिया और उसकी आइडेंटिटी लेकर यहाँ तक पहुंच गई। तभी एक गार्ड के चिल्लाने की आवाज आए, फिर दूसरे गार्ड की, मूव अंडरस्को शी किल ऑल ऑफ देम। सभी आवाज का पीछा करते हुए वहां से बाहर भागे। वही कमरे में छिपी आर्या एक कोने से बाहर निकली। माही जल्दी बता। हाँ, वहां कहीं मोनालिसा की पेंटिंग है। मिल गई। आर्या पेंटिंग के पास जाते हुए बोली। उसे पहले लेफ्ट में 45 डिग्री और राइट में 40 डिग्री घुमा। शिवांगी पेंटिंग घुमाते हुए बोली, साले सभी एडवांस हो गए हैं। जेल को भी कैसा बना दिया। पूरा कमरा दिख क्या रहा है। और है क्या। पेंटिंग से दूर होकर शिवांगी ने अलमीरा की तरफ देखा, जो अपनी जगह से बिना आवाज के हट गई थी। वहां एक लॉकर दिख रहा था। शिवांगी दौड़ी उस लॉकर पर एक छोटी सी चीज चिपकाकर माही से बोली, जल्दी कर। वह छोटी सी चीज एक ऑटोमेटिक चीप वाली मक्खी थी, जिन्हें शिवांगी ने पूरे कमरे की दीवारों पर चिपका दिया था, ताकि माही को यहाँ के सिस्टम की जानकारी मिल सके। तब तक तू बॉकियों को रवाना कर। शिवांगी ने बैग से एक मिनी रिमोट निकाला जो उसके हाथों से भी छोटा था। तभी उसके कानों में गन लोड होने की आवाज पड़ी। उसने तुरंत मास्क पहन लिया। शिवांगी ने सामने देखा। कायला हाथ में गन पकड़े खड़ी थी। रिमूव योर मास्क, लेट मी सी योर फेस। फिर कुछ रुक कर बोली, हाउ ब्रेव यू आर, आई एम इम्प्रेस्ड। माही खुद में बड़बड़ाई, हो रहा है। बस 2 मिनट, बस 30 सेकंड, बस 10 सेकंड अंडरस्को सिट यार। यह रुक गया। तभी कायला ने शिवांगी की तरफ सूट किया, जिससे शिवांगी के कान में लगा एयरफोन साथ में मास्क जमीन पर गिर गया। गोली हल्की सी शिवांगी के कान को छूकर निकली थी, जिससे खून की एक लकीर उसके कान से होते हुए उसकी गोरी नेक तक पहुंच गई। कायला चिल्लाए, आई सेड हैंड्स अप। शिवांगी के हाथ उठे तभी उसके कान में हल्के से कुछ अनलॉक होने की आवाज आई। शिवांगी की पलकें एकदम से उठी। उसकी आंखें अभी इतनी खूबसूरत और शातिर लग रही थी कि कायला समझ गई ये लड़की कुछ तो करने वाली है। शिवांगी मजाकिया अंदाज में बोली, आई लाइक यू। फिर अचानक अजीब से अपना सर हल्का सा घुमाते हुए होठों पर ईवल स्माइल लिए गुस्से भरी आवाज में बोली, बट आई डोंट लाइक करप्शन। सो गुड बाय हैंड वेविंग, कहकर उसने वह रिमोट दबा दिया। कायला तो शिवांगी के इस किलर लुक से पहले घबरा गई थी, पर चेहरे पर उसके अभी भी कोई भाव नहीं था। अचानक एक झटके में चारों तरफ से हल्के रेड कलर की कई सारी मक्खियां कायला के चारों तरफ मंडराने लगी, जिससे कायला को शिवांगी साफ दिख नहीं रही थी। वह हवा में फायरिंग करने लगी। शिवांगी बॉक्स उठाकर कायला की तरफ देखकर बोली, स्लीपिंग पैरालिसिस। उसकी बात खत्म होते ही वह मक्खियां कायला को डंक मारने लगी। कायला को अचानक से अपना शरीर बेजान सा महसूस होने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें वहां की खिड़की से कूद रही शिवांगी पर ही थी। उसके हाथों में गन थी, पर वह उसे चला नहीं पा रही थी। शिवांगी जैसे ही बाहर कूदी, वहां बॉकी के ऑफिसर्स आ गए। 4 गार्ड्स जल्दी से खिड़की के पास गए। वहां किसी को ना देखकर वह वापस कायले के पास आ गए। ऑफिसर्स ने अपने हायर ऑफिसर को सब बता दिया। कायला को हॉस्पिटल ले जाया गया। शिवांगी को ना किसी ने देखा था और ना ही कोई उसके बारे में कुछ जानता था। हो सकता है कायला ने उसे देखा हो। यही आशा लिए बॉकी के ऑफिसर्स कायला के होश में आने का इंतजार करने लगे। वही दूसरी तरफ शिवांगी बचते बचाते प्लाजा होटल पहुंच चुकी थी। वह लिफ्ट में खड़ी थी। लिफ्ट बस बंद ही होने वाली थी कि उसकी नजर एक आदमी पर गई, जो किसी से बातें कर रहा था। अपने रूम में आते ही शिवांगी ने माही को दूसरी सिम से कॉल किया। फोन उठाते ही शिवांगी बोली, जयराज की फैमिली में कोई अभी जिंदा है?
हो सके तो न्यूयॉर्क के सरकारी डिपार्टमेंट को हैक कर ले। तू मेरी स्किल्स पर शक कर रही है। अरे नहीं बाबा, तेरे दिन भर कंप्यूटर से चिपके रहने से मेरा दिमाग खराब होता था। मुझे क्या पता था, जो शिवाय की द बेस्ट टीम की हैकर नहीं कर पाई वो मेरी बेटी चुटकियों में कर देगी। अब जल्दी से एक और काम कर दे। हो सकता है वही हो, इस सब का मास्टरमाइंड हो। फिर तू मुझे अपने मिशन में शामिल करेगी। माही मौके का फायदा उठाते हुए बोली। हाँ, तेरे बिना मैं हूं ही क्या मेरी जान। लेकिन जाना तो तुझे आराध्य कश्यप की बीवी बनकर ही पड़ेगा। पहले वजह सुन ले, वहाँ हमारी बुआ दादी रहती है और उनकी शादी अन्नत जी के पापा के भाई के साथ हुई थी। तो तुम्हें वहाँ ऐसे ही आना होगा। अब अपना काम कर, कहकर शिवांगी ने फोन काट दिया। ये लड़की मुझे बातों में लगा देती है। खुद में बड़बड़ाते हुए शिवांगी ने पूरा रूम अच्छे से बंद कर दिया। उसने जमीन पर वह बॉक्स रखा। देखने से लग रहा था ये बॉक्स कब से खुला नहीं है। शायद इसीलिए वह लोग उसके पीछे नहीं आए। बॉक्स को अच्छे से देखने के बाद शिवांगी को समझ आया कि यह बॉक्स किसी चाबी से खुलेगा। और जयराज अगर किसी चीज की चाबी बनाएगा तो क्या बना सकता है। वह सिरम या उसकी फैमिली का जो मेंबर बचा है उसे वह चाबी दी हो। शिवांगी ने बॉक्स के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा होल देखा। शिवांगी दौड़कर अपने लगेज के पास गई। पूरा लगेज छान मारने के बाद शिवांगी की नजर छोटी पॉकेट में रखी एक शीशी पर गई। वह उसे और एक इंजेक्शन लेकर बॉक्स के पास वापस आई। उस छोटी सी शीशी में हल्के मेहरून रंग जैसी 2 बूंद थी। शिवांगी उस बॉक्स को गौर से देखते हुए बोली, क्या बना था इस बॉक्स की दीवार पर? हाँ, इस डब्बे को वह सिरम पिलाना है। पता नहीं उस पागल साइंटिस्ट ने इसमें क्या छिपा रखा होगा। वहाँ दीवार पर कुछ लिखा भी था। न्यूयॉर्क ने काफी तरक्की कर ली है। मतलब दीवार के अंदर भी डिजिटल वर्ड अमेजिंग, पर मेरी मिनी स्मार्ट चीप मक्खी के आगे कौन ही जीत पाया है। हार अंडस्को, शिवांगी एक बार हंसने का नाटक करते हुए बोली। शिवांगी उस चश्मे को लैपटॉप से जोड़ते हुए कुछ देखकर बोली, मैं तो सोच रही थी फिर से शिवाय का खून लगेगा, पर ये तो सीधा शुद्ध सिरम मांग रहा है। लैपटॉप पर जहां वह बॉक्स रखा गया था उसके आसपास की दीवार की फोटो थी, जिसकी लिखावट को चेंज कर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया था। राजस्थान अंडरस्को। एक औरत फोन कान से लगाए डर से कांप रही थी। दूसरी तरफ से वही गहरी और डरावनी आवाज आए, अपनी बेटी को समझा लो। उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। उसने शिवाय को चोट पहुंचाई है। उसे माफ कर दीजिए। मैं उसे समझा दूंगी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं तो उसे मरा हुआ देखने के लिए तैयार रहना। उस औरत का ध्यान फोन कटने की आवाज से टूटा। वह खुद से बोली, अब इस लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। सब प्लेन के हिसाब से तो हो रहा है। अगर शिवाय ने इसे देखा होगा तो सब खराब हो जाएगा। इस आदमी से पहले शिवाय हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे इससे बात करनी चाहिए। वह औरत हड़बड़ाहट में वहां से चली गई। राजस्थान अंडस्को। राजस्थान बंजारों का शहर, जहां कदम रखते ही कानों में गाने के बोल ऐसे घुलते हैं जैसे पानी में शक्कर। वही राजस्थान का जैसलमेर, खूबसूरती और परंपरा से बना सभी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला शहर। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली या जैसलमेर का राजशाही महल, जिसमें आज सालों बाद इतना शोर सुनाई दे रहा था। महल काफी बड़ा और नायाब था, जिसके चारों तरफ बहुत सारे लोग उसे सजाने में लगे हुए थे। तभी एक रौबदार आवाज पूरे महल में गूंजी। महल के अंदर का नजारा देखने लायक था। एक बूढ़ी औरत भारी भरकम राजस्थानी लहंगा पहने पूरी जेवरों से ढकी सुहासिनी जी पर चिल्ला रही थी। देखने से वह किसी रानी की तरह लग रही थी। उनके चेहरे पर झलक रहा घमंड उन्हें और भी निखार रहा था। छोटे बेटे की शादी है और घर की बड़ी बहू का कुछ अता पता नहीं। ऐसा भी क्या जरूरी काम है जो वह अपनी बहन की शादी में नहीं आ रही। वह औरत गुस्से और तिरस्कार से बोली, को माफ कर दीजिए बुआ माँ, वह कुछ दिनों में आ जाएगी। शिवांगी बहुत समझदार है, वह आते ही सब संभाल लेगी। पहले आए तब ना कुछ संभालेगी। तू सुहासिनी खाली अपनी बहू की तारीफ कर रही है। उसे आने दे, मैं सुधारती हूँ उसे। और ये ननद भी नहीं आया अब तक, सुना है उसके दोनों बेटों की भी शादी हो गई है। जी बुआ माँ, हम इस बार 3 नई बहुएं आए हैं और चौथी यही से जाएगी। पहले इन तीनों से तो मिल लूं। तेरी बहू को तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ।
कहकर बुआ माँ वहाँ के लोगों को महल कहाँ कहाँ किस किस चीज से सजाना है वह समझाने लगी। उनके जाते ही सुहासिनी जी ने बगल में रखा पानी का पूरा ग्लास एक सांस में पी लिया। फिर चैन की सांस लेते हुए बोली, चला गया मोगेम्बो। बड़ी बहू जल्दी आ जा, नहीं तो ये मोगेम्बो तेरी प्यारी सास को ताने मार मार कर मार ही देगी। Loudly crying. Tarankan, Tarankan, Tarankan. Continue ____. Ch 102 unacceptable scene. अब आगे ___. न्यूयॉर्क ____. शिवांगी बॉक्स को अपने लगेज में अच्छे से छुपाकर बेड पर आ गई। उसने ब्लैंकेट ओढ़ना चाहा पर वह उसे एक साइड से भारी लगने लगा। शिवांगी ने पूरी जान लगाकर उसे खींचा, पर मजाल है जो वह ब्लैंकेट अपनी जगह से हिला हो। शिवांगी छियका बिना ब्लैंकेट के ही सोने लगी कि उसके कानों में एक लो मैग्नेटिक वॉइस पड़ी, जिसे सुन इस बार शिवांगी अंदर तक सिहर उठी। आई एम बैक घरवाली, डू यू मिस मी। ये कुछ ऐसे ही नॉर्मल शब्द थे, पर आज शिवांगी की सिचुएशन कुछ और थी। उसके दिल की धड़कन अचानक से अनस्टेबल होने लगी। वह धीरे धीरे, जो वह सोच रही है वह ना हो, भगवान से बोलते हुए पीछे मुड़ रही थी। उसने आवाज की तरफ देखा, जहाँ कोई नहीं था। ये देखकर शिवांगी ने चैन की सांस ली ही थी कि उसके ऊपर अचानक से कुछ आया। शिवांगी तुरंत अपनी आर्मी वाली फॉर्म में आ गई। उसने अपने हाथों पैरों से हरकत करने की कोशिश की पर वह नाकाम रही। सामने वाला जैसे जानता हो शिवांगी क्या मूव कब अपनाएगी। वह उसे अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। शिवाय आई नो, ये तुम ही हो। तुम्हारे अलावा बिना की पास के कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तभी साइड टेबल लैंप जला। शिवांगी की नजर अपने सामने पड़ी तो उसकी सांसें ही रुक गई। सामने शिवाय ही था, पर अभी वह आर्या को गुस्से से देख रहा था। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। इसमें भी वह बेहद हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ गेम खेलने की? क्या तुम भूल गई इसका अंजाम क्या हो सकता है? चलो आज तुम्हें सजा दे ही देता हूँ। जब रात भरी तुम्हारी यह खूबसूरत आंखें खुली रहेंगी ना, तब पता चलेगा तुम्हें। कहते हुए शिवाय ने शिवांगी की नेक पर बाइट करना शुरू कर दिया। शिवांगी शिवाय को ऐसे देखकर बहुत घबरा रही थी। वह किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, शिवाय, आई एम ए ह्यूमन। मुझे दर्द होता है। 2 दिनों से लगातार पेन किलर खाए जा रही हूँ। आहा तुम। आगे के शब्द शिवांगी के गले में ही अटक गए, क्योंकि उसके सामने खड़ा शैतान अपनी तीखी नजरों से उसे घूर रहा था। शिवांगी की नजरें शिवाय की नजरों से बस टकराई थी कि शिवांगी ने नजर फेर ली। वह शिवाय को सामने से फेस नहीं कर पा रही थी। क्या बात है घरवाली, तुम तो मुझसे डरने भी लगी हो। ऐसा क्या हो गया इन 3 रातों में? शिवाय की वही डरावनी आवाज सुनकर शिवांगी की सांसें गहरी होने लगी थी। वह बोली, तुम सच में जानवर हो। तुम्हें अच्छे से इस जानवर के दर्शन आज करा ही देता हूँ। क्यों? कहकर शिवाय ने एक झटके से शिवांगी के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग किया। शिवाय उसके ऊपर आकर उसके नेकेड कंधे फिर गर्दन से होकर चेस्ट तक बाइट करते हुए शिवांगी से बोला, शिवाय माहेश्वरी किसी का उद्धार नहीं रखता। उस दिन तुम आई थी, आज मैं आ गया तुम्हें सजा देने। शिवांगी अभी पजामा और स्पोर्ट्स में थी। वह जानती थी शिवाय को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, पर भटकाना तो है नहीं। यह सब उसके साथ उसी दिन हो जाता जब वह यह कदम रखती। अपनी आखिरी कोशिश करते हुए शिवांगी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय को पलटा दिया और खुद उसके ऊपर बैठकर बोली, वह सब एक गलती थी। तुम खुद भी डॉक्टर हो, भूल जाओ सब। आई एम सॉरी, वह सब मेरी गलती थी। शिवाय एकदम से ऊपर उठकर शिवांगी की आंखों में झांकते हुए बोला, वही गलती मुझसे हुई तो तुमने तो मेरी लाइफ स्पॉइल कर दी। मुझसे शादी करके अब ना खुद को छूने देती हो ना मैं किसी और को छू सकता हूँ। शिवाय ने शिवांगी को पीछे गर्दन से पकड़ अपनी नाक उसकी नाक से टच करते हुए आगे बोला, लिसन मिस, महेश्वरी इज्जत है तो सबकी बराबर है। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, उसकी सजा मिली मुझे, लेकिन तुम्हारा क्या? मेरी इज्जत लूटकर सजा तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। शिवांगी बिना उसकी तरफ देखे बोली, क्या होगी सजा? आर्या जानती थी शिवाय क्या सजा देगा, फिर भी वह सोच रही थी कि शायद शिवाय कुछ और कह दे। मैं तुम्हें सजा ही दे रहा हूँ,
कहते हुए शिवाय ने तुरंत अपने होठ शिवांगी के पेट पर रख दिए। शिवांगी की आंखें बड़ी हो गई। वह एकदम से दूर हटते हुए बोली, नहीं प्लीज आज नहीं। शिवाय पलक झपकते ही शिवांगी की आंखों के सामने था। क्यों नहीं बीवी? शिवाय के मुंह से अपने लिए दूसरा शब्द सुनकर शिवांगी ने सर उठाकर उसे देखा, पर गुस्से के अलावा उसे और कुछ भी नहीं दिखा। क्योंकि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैंने आज तक बस 3 बार इंटिमेसी झेली है, और तीनों बार मेरा हाल बद से बदतर हुआ है। तुम तो उड़ने वाले जानवर हो, पर मैं तो इंसान हूँ। तुम्हें याद भी है 11 से सुबह 5 बजे तक तुमने मुझे मेरी गलती की सजा दी है। जो मैंने तुम्हें अपने पास रुकने को कहा, मैं ही जानती हूँ कैसे यहाँ पहुंची मैं। सुबह उठते ही पेन किलर लेनी पड़ रही है सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस बार मैं सच में मर जाऊंगी। तुम बहुत वाइल्ड हो, बहुत ज्यादा। शिवांगी शिवाय पर अपनी भड़ास निकालते हुए बोली, तो तुम इस तरह मुझे छोड़ कर जाओगी? मैं तो तुमसे प्यार से पेश आ रहा था, पर तुम्हें शिवाय माहेश्वरी को नफरत से देखने के अलावा आता ही क्या है? शिवाय अभी सच में बेहद गुस्से में था। वह 2 रातों से ढंग से सोया तक नहीं था। इस वजह से वह और चीढ़ा हुआ था। म मैं कहाँ गई तुम्हें छोड़कर? सामने ही तो हूँ तुम्हारे। शिवाय शिवांगी की चीन अपनी 2 अंगुलियों से ऊपर करते हुए बोला, बीवी मजाक नहीं, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। शिवांगी खुद को बचाने की तरकीब सोच रही थी। वह अभी भी बहुत दर्द में थी। उसे आराम करने का मौका ही नहीं मिला। अपना काम करने से पहले और बाद में शिवांगी को पेन किलर की सख्त जरूरत पड़ रही थी। शिवांगी अपनी सोच में गुम थी। तभी उसे अपनी चेस्ट पर तेज दर्द महसूस हुआ। शिवांगी ने अपनी आंखें मीच ली। शिवांगी को दोबारा वही दर्द महसूस हुआ। वह समझ गई थी कि शिवाय उसे सजा दे रहा है। हम ये सब किसी और दिन करेंगे। शिवाय ने आईब्रोज चाकर उसे देखा। शिवांगी हड़बड़ाकर बोली, आई प्रॉमिस मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। पक्का? आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल। मुझे अभी तुम चाहिए, कहकर शिवाय ने शिवांगी की नेक पर किस करना शुरू कर दिया। शिवांगी उसे धक्का देते हुए बोली, यू कांट डू दिस टू मी। शिवाय ने उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर किया और उसके बोलते होठों पर अपने होठ रख दिए। स्टॉप! अचानक शिवांगी चिल्लाते हुए बेड पर उठ बैठी। उसने जल्दी से अपने आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। शिवांगी अपना माथा पकड़ते हुए बोली, शिवी तुझे हो क्या गया है? ऐसे सपने कौन देखता है? वो भी इतना भयानक। शिवांगी उठकर वॉशरूम में गई। उसने जैसे ही खुद को शीशे में देखा, उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। शिवाय आई किल यू बेस्टेड। राजस्थान अंडरस्को जैसलमेर अंडरस्को महल से एक जोर की आवाज आई, श्री अंडरस्को। वहां काम कर रहे लोग एक पल के लिए रुके, फिर अपने काम पर लग गए। इन कुछ दिनों में यह बात उन सभी के लिए आम हो गई थी। सुहासिनी जी जो बर्तन के बड़े से ढेर के सामने बैठी थी, वह अपना लहंगा उठाकर भागते हुए मेन हॉल में पहुंची और हौंफते हुए बोली, ज अंडस्को जी बुआ माँ। बुआ माँ गुस्से से बोली, थारी बहू कोनी आए अब तक? ब्याह में सिर्फ 4 दिन बचे से। सुहासिनी जी ने बुआ माँ की बदली लैंग्वेज सुनी तो वह समझ गई कि आज बुआ माँ पूरी ज्वालामुखी बनी है, और वह उन्हीं पर फटने वाली है। ज अंडस्को जी बुआ माँ मतलब हाँ बुआ माँ, वह आजकल में आ जावेगी। सुहासिनी जी की जबान बोलते वक्त लखा रही थी। बुआ माँ गुस्से से बोली, तुम्हारा मजाक बनावे से? सुहासिनी जी औखे फाड़े उन्हें देखते हुए बोली, मन्ने कब थारो मजाक आयो से? सुहासिनी जी ने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तो यो कैसे? बुआ माँ गुस्से से बोली, सॉरी बुआ माँ, गलती से निकल गया। आप तो जानती है मुझे राजस्थानी भाषा कितनी पसंद है। आप बताएं आप मुझे क्यों बुला रही थी? कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे? श्री बुआ माँ का ध्यान भटकाते हुए बोली, गलती? एक काम ढंग से कोने आवे तन्ने देख अंडस्को। सुहासिनी जी ने चारों तरफ नजर घुमाई। महल पूरा दुल्हन की तरह सज चुका था। चारों तरफ लाइट्स, अलग अलग आर्टिफिशियल फूल। महल की खूबसूरती देखकर सुहासिनी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह इतने दिनों से काम ही कर रही थी, जिस वजह से उनका ध्यान इस चीज पर तो गया ही नहीं। उनके अक्ष की शादी सच में रॉयल होने वाली है। उनके होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी बुआ माँ की तीखी आवाज सुनकर उन्हें होश आया।
रंगोली ना बनी से अब तक के करी है तू सवेरे से। बुआ माँ मैं पंडितों और मेहमानों के लिए चांदी और तांबे के बर्तन साफ कर रही थी। सुहासिनी जी ने यह इसलिए कहा था क्योंकि वह सिर्फ चांदी के ही इतने सारे बर्तन थे कि सभी मेहमानों और पंडितों के लिए पूरे पड़ जाते। पर बुआ माँ ने उन्हें तांबे के बर्तन भी साफ करने को दे दिए थे। थारे से कुछ न होवे, सवेरे से थोड़े बर्तन ना साफ कर पाए तू, मन्ने को नहीं पता, मन्ने सारा काम पूरा चाहिए बस। बुआ माँ अपना हुक्म सुनाकर वह से बौकी काम देखने चली गई। मन्ने सारा काम पूरा चाहिए बस, हर अंडस को मोगेम। इतना काम मैंने आज तक नहीं किया जितना इन 4-6 दिनों में किया है। बहू आज तुझे तेरी सास दिल से बुला रही है, जल्दी आज, नहीं तो ये बेचारी बेटे की शादी में भी घिसटते पीसते पहुंचेगी, उसमें भी मोगेम्बो बोलेगी। सुहासिनी थारी बहू ना आए अब तक जा जाकर बर्तन मांज। आजा शिवी तेरे बिना दिल ना लागे। सुहासिनी जी अपना दर्द भरा गाना गाते हुए ग्रिन वापस बर्तन साफ करने चली गई। आराध्य का मेंशन अंडस्को माही बेचैन सी कमरे में इधर उधर टहल रही थी। तभी डोर नॉक हुआ। माही ने दरवाजा खोला, सामने दाई माँ खड़ी थी। वह बोली, मैडम बाबा ने कहा है उन्हें आधे घंटे में राजस्थान के लिए निकलना है, तो मैं सामान पैक कर दूं। माही को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह रास्ते से हट गई। दाई माँ अंदर आकर क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गई। माही नाखून चबाते हुए खुद से बोली, अगर आराध्य अकेले चला गया तो मैं क्या करूंगी, मुझे भी जाना है, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। माही बेड पर बैठकर दाई माँ को देखने लगी। 1 मिनट, ये तो मेरा कमरा है, यहाँ आराध्य के कपड़े कैसे हो सकते हैं। तभी दाई माँ एक साड़ी निकालकर बेड पर रखते हुए बोली, मैडम क्या आप ये पहनेंगी। उन्हें डर था कि माही न कह दे, वरना उसे बुवामा की अच्छी खासी डांट सुनने को मिलती। दाई माँ आप मेरा सामान पैक कर रही थी। हाँ मैडम, बाबा ने आपको नहीं बताया। तभी माही का फोन रिंग हुआ। उसने बिना देखे फोन उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। माही ने फोन कान से हटाकर देखा, कॉल चल रही थी। वह फोन कान से लगाकर बोली, अगर कुछ कहना नहीं होता तो फोन क्यों करते हो। अभी मैं जस्ट अपनी खुशी जाहिर करने वाली थी, पर तुमने सब खराब कर दिया। दोबारा फोन किया ना, तुम्हारा सारा डाटा दुनिया में बांट दूंगी। दूसरी तरफ से हल्की सी आवाज आई, जो माही ने सुन ली। जंगली चूहिया अंडस्को, ये शब्द इसे वही कैसे भूल सकती थी, और इस नाम को उस पर जबरदस्ती चिपकाने वाले को भी। तुम उड़ने वाले डायनासोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चूहिया बुलाने की। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, आओ तुम आज घर, फिर बताती हूँ तुम्हें। मार मार कर तुम्हारे 50 के 50 दांत तोड़ दूंगी मैं। अंडस्को, माही ने गुस्से से फोन कान से हटाकर घूरा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, इसे तो मैं बताती हूँ। ए के कंपनी अंडस्को। आराध्य के हाथ में उसका फोन था। उसके सामने एक लंबी सी टेबल थी, जिसके दोनों तरफ लोग बैठे हैं, रानी से औखे फाड़े, कभी आराध्य को देखते कभी उसके फोन को। असल में आराध्य वही को तैयार रहने और दाई माँ की सभी बात मानने के लिए कहने वाला था। अनीश ने माही का नंबर किसी तरह ढूंढा। उसने पहले वाही का नंबर सही है चेक करने के लिए नंबर डायल कर दिया था। माही ने फोन उठा लिया तो वह हड़बड़ा गया। सामने आराध्य की मीटिंग चल रही थी। अनीश ने किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे फोन दिया था। आराध्य ने जब वाही को चूहिया कहा तब गलती से फोन स्पीकर पर चला गया, और वहां बैठे सभी लोगों ने वाही की कही बात सुन ली। आराध्य सभी बॉस की तरह खड़ूस और अकड़ू 2 गुनी मात्रा में था। किसी से छोटी सी भी गलती हो जाती तो उसे सीधा फायर कर दिया जाता था। वह सबसे पुराना एम्प्लॉय अनीश था, जो पूरे 3 महीने से आराध्य के साथ था। अपने बॉस के लिए एक लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी हैरान थे। अगर इसमें से एक भी लाइन उनमें से किसी ने आराध्य के बारे में सोची भी होती तो अब तक उसका नामो निशान इस दुनिया से हट जाता। आराध्य मीटिंग ओवर करके अपने कैबिन में चला गया। उसके एम्प्लॉइज फिर से हैरान, ये सर को हो क्या गया है। हाँ, आज पहली बार मीटिंग बीच में खत्म हुई है। अनीश ने सभी को औखे दिखाए, सब चुप हो गए। अनीश आराध्य के पीछे उसके कैबिन में चला गया। वहां पहुंचते ही उसकी औखे हैरानी से फैल गई। तारानकन कंटिन्यू अंडस्को 103 लगता है कोई मरने वाला है।
अब आगे _ माहेश्वरी इंटरप्राइजेज _ करण चारों तरफ से फाइल से घिरा हुआ था। वह अपने हाथ में पके फोन की घूरे जा रहा था। उसे अभी अभी स्वाति जी का फोन आया था कि उन्हें राजस्थान जाना है आज ही, तो तुम तैयार रहना, साथ में समा को भी लेते आना। और जानते हो ना बुआ माँ कैसी है, समा को सब बता देना। अभी तो करण ने ये कहकर बात टाल दी कि उसे बहुत काम है, वह शिवाय के साथ ही वहां आएगा। वह और कुछ कह पाता उससे पहले ही स्वाति जी ने एक इम्पोर्टेंट काम कहकर फोन काट दिया। आप समा को कहो से लेकर आऊं, मुझे तो पता भी नहीं वह है कहो। वह तो चली गई डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके, अब उसे क्या मतलब यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये कहते हुए करण को पता नहीं क्यों बुरा लग रहा था। फिर उसकी नजर फाइल्स के ढेर पर पड़ी, जिस वजह से उसका ध्यान बट गया और वह फटाफट अपना काम करने लगा। आराध्य का मेंशन _ माही बेड पर बैठी थी। तभी दरवाजे से दाई माँ अंदर आई। जी मैडम, आपने बुलाया? माही मुंह पिचकाकर बोली, दाई माँ मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, आप मुझे साड़ी पहना देंगी? दाई माँ खुशी से बोली, जी मैडम आप खड़ी हो जाए। माही ने पहले ही ब्लाउज और साया पहन लिया था। कुछ देर बाद मेंशन के बाहर कार का हॉर्न बजने लगा। दाई माँ और वाही तैयार होकर बस बाहर ही निकल रहे थे। माही और दाई माँ बाहर कार के पास पहुंचे। माही का सामान कार में रखवा दिया गया था। दाई माँ ड्राइवर से बोली, बाबा नहीं आए? ड्राइवर बोला, जी नहीं, उन्होंने मैडम को ले जाने को कहा है, वह रास्ते में हमें मिल जाएंगे। माही दाई माँ से बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, बस ये साड़ी संभल जाए किसी तरह। दाई माँ को हंसी आ गई, मैडम आप इसमें बेहद खूबसूरत लग रही है, बाबा तो आपको देखते ही रह जाएंगे, उसके देखने के लिए थोड़ी इतना सब किया है, ये तो काकी माँ के लिए है, बस वह जिस तरह आपने कहा है वैसी ना हो, वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा। अब आप जाए, कहीं देर ना हो जाए। माही जाने लगी कि दौड़कर वापस दाई माँ के पास आए और उनके पैर छूते हुए बोली, शिवी ने कहा है, घर से निकलने से पहले किसी बड़े के पैर छूने से हमारी कामना पूरी होती है। दाई माँ की आंखें नम हो गई। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह आराध्य के साथ रहती और उसे ही अपना परिवार मानती। सदा सुहागन रहो और मुझे दाई माँ से दादी माँ बनाओ। क्या दाई माँ, तेरी कामना ही पूरी हो जाए बोल देते। चलो छोड़ो, कहते हुए माही कार में बैठ गई। दाई माँ कार के जाने तक उसे देखती रही। फिर वह घर के अंदर चली गई। जैसलमेर _ शाम का समय _ महल में लाइट जल चुकी थी। महल के आसपास बहुत दूर तक कोई घर नहीं था, जिससे दूर से देखने पर महल किसी सितारे की तरह चमक रहा था। वहां के बगीचे, बैक साइड एरिया सब अच्छे से डेकोरेट हो चुका था। महल के अंदर _ सभी मेन हॉल में लगे बड़े से सोफे पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। मेन हॉल की छत पर बीचों बीच एक बड़ा सा गोल झूमर लगा था, जिससे चारों तरफ रोशनी हो रही थी। हर समय की तरह अभी भी सुहासिनी जी वहां नहीं थी। बुआ माँ उन्हें आवाज देते हुए बोली, सुहासिनी रसोई घर गई है या शहर चली गई है चाय लाने? पीछे से सुहासिनी जी बोली, जी बुआ माँ आ गई। कहते हुए सुहासिनी जी ने हाथ में पकड़ी बड़ी सी ट्रे वह टेबल पर रख दी। उन्होंने सभी को चाय दी और खुद बुआ माँ के पीछे अपना पसीना पोंछते हुए खड़ी हो गई। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और बुआ माँ से सर झुकाकर बोला, मालकिन अननत साहब पहुँचने ही वाले हैं। बुआ माँ ने उसे जाने का इशारा किया और बोली, सुहासिनी सबके खाने की तैयारी कर, मैं अननत को लेकर आती हूँ। कहते हुए उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। उनके पीछे पीछे सभी बाहर आ गए। तभी महल की सीढ़ियों पर 8 से 10 गाड़ियां आकर रुकी। पिछली कार से उतरकर गार्ड्स ने आगे वाली कार का दरवाजा खोला। कार से अननत और स्वाति जी बाहर निकले। दोनों आगे बढ़े। स्वाति जी ने अपने सर पर पल्लू किया और दोनों ने बुआ माँ के पैर छुए। खुश रहो, बच्चे कहो है। अननत जी बोले, काकी माँ आराध्य अभी आता ही होगा और करण शिवाय के साथ आएगा। सभी एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर चले गए। तभी गेट पर वाही की कार आकर रुकी। ड्राइवर ने गार्ड से कुछ बात की, फिर अपना फोन निकालकर किसी को फोन करने लगा। माही ड्राइवर से बोली, क्या हुआ? ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे।
ड्राइवर बोला, कुछ नहीं मैडम, हम बस आराध्य सर का वेट कर रहे हैं। इतने में ड्राइवर का फोन रिसीव हुआ। ड्राइवर ने कुछ बात की और कार अंदर की तरफ मोड़ ली। वह कार से उतरा और माही के लिए दरवाजा खोला। माही कार से उतरी, उसका लगेज बाहर निकाला गया। इतने में एक और कार एंटर हुई। अब तक ड्राइवर कार पार्किंग के लिए ले जा चुका था। माही अपना लगेज लेकर मुड़ी ही थी कि गाड़ी की आवाज से रुक गई। कार से आराध्य बाहर निकला। उसने व्हाइट शर्ट के बाहर से ग्रे वेस्ट जैकेट पहनी थी। उसने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। अपना कोट हाथ में लिए आराध्य बिखरे बालों में कहर डा रहा था। वह लंबे लंबे कदम भरते हुए माही की तरफ बढ़ रहा था। माही ने पता नहीं कितने दिनों बाद आराध्य को देखा था। उसकी आंखें आराध्य पर थी, जो इस वक्त बिना कोई एक्सप्रेशन के उसकी तरफ बढ़ रहा था। माही को अपनी हार्ट बीट तेज होती सुनाई देने लगी। वह तुरंत पीछे मुड़ गई। उसका हाथ अपने आप खुद के सीने पर चला गया। उसे हैरानी हो रही थी। ये बात उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ ठंडा सा महसूस हुआ, जिससे वह अंदर तक कांप गई। आराध्य धीमी और थकी आवाज में बोला, प्लीज कुछ रिएक्ट मत करना। जब तक हम यहाँ है, हमें ऐसे ही रहना होगा। यहाँ मेरे मोम डैड और भाई भी आएगा, उनसे मिल लेना। माही आराध्य की आवाज में थकान, परेशानी और हल्का गुस्सा महसूस कर पा रही थी। इस वजह से उसे अभी कुछ न बोलना ही ठीक लगा। उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। तभी दो लोग आए और उन दोनों को ग्रीट करके उनका सामान लेकर अंदर चले गए। उनके पीछे आराध्य और माही भी चल दिए। हॉल में बैठी बुआ माँ की नजर उन दोनों पर पड़ी। वह अपनी जगह पर खड़ी होकर उनकी तरफ जाने लगी। वह अंदाजा लगाते हुए बोली, आराध्य क्या अंडस्को। बीच में ही आराध्य उनके गाल खींचते हुए बोला, नॉट बैड काकी माँ, आपने तो मुझे इतने सालों बाद देखकर भी पहचान लिया। बुआ माँ अपने गाल सहलाते हुए बोली, तुझे शर्म ना आवे से? इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों जैसी हरकतें है थारी। आराध्य उनके पैर छूते हुए बोला, आप ही तो अभी हिंदी और राजस्थानी मिक्स करके बोलती है, तो मैं क्यों ना बच्चों जैसी हरकतें करूं? थारे से तो बोलना ही बेकार से, कहते हुए उनकी नजर माही पर गई। माही ने तुरंत सर पर पल्लू लिया और दाई माँ के पैर पर अपने दोनों हाथ रख दिए। लगता है दाई माँ ने फुल ट्रेनिंग दी है। अच्छा है इसके लिए, आराध्य मन में बोला। बुआ माँ माही के सर पर हाथ रखते हुए बोली, सदा सुहागन रहो। माही उठी। लगता है सास ने सब पहले से सिखाया है। जा बैठ जा अपनी सास के पास। माही की आंखें फैल गई। उसने तुरंत आराध्य की तरफ देखा। इस आदमी ने तो अभी तक उसे बताया भी नहीं था कि उसकी फैमिली भी है। अभी बता रहा कि माँ पापा और भाई भी आएंगे। माही धीरे धीरे हॉल की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वाही ने पिस्ता ग्रीन सिल्क जॉर्जेट साड़ी पहनी थी। इसके साथ व्हाइट प्रीटेड फुल स्लीव बैकलेस ब्लाउज के साथ खुले स्ट्रेट बाल और साड़ी का पल्ला फ्री पल्ला बनाया था। पीछे से आराध्य उसे देख रहा था। माही का मटक मटक कर चलना, उसकी पतली कमर, आराध्य के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वही माही ने देखा कि वह तो एमएलए अनंत बैठे हैं और दूसरी तरफ कोई अनजान औरत जिसके बगल में एक लड़का और एक लड़की बैठे उसी को देख रहे थे। माही ने सोचा, अनंत और स्वाति जी का बेटा तो करण है, फिर ये दूसरी वाली ही आराध्य की फैमिली होगी। माही जैसे ही उस तरफ जाने वाली थी, अंदर से सुहासिनी जी बाहर आए। आराध्य तुमसे मिले तो बहुत टाइम हो गया, करण नहीं आया तुम्हारे साथ? आराध्य मुस्कुराते हुए बोला, उसे आपका बेटा छुट्टी दे तब ना वो अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करे। कहते हुए उसने सुहासिनी जी के पैर छुए और माही को उस तरफ जाने का इशारा किया। वही झट से जाकर स्वाति जी के बगल में बैठ गई। फिर धीरे से उन दोनों के पैर छूते हुए बोली, हाय मम्मी जी, हाय पापा जी। ओ सॉरी, नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। मेजर, मेरे बेटे ने आर्मी ऑफिसर से शादी की है, पर वह तो ज्ञान सक्सेना की बेटी से शादी करने वाला था। ज्ञान खुद अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। अनंत धीरे से बोले। वह माही को पहचान गए थे। मैं मेजर माही सक्सेना हूँ। आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। वैसे देवर जी नहीं आए अब तक अपनी बीवी के साथ। क्या नाम है उनकी बीवी का? स्वाति जी बीच में बोली, समा नाम है उसका, बहुत अच्छी है, मेरे करण का बहुत ख्याल रखेगी, बस करण समझ जाए। कहते कहते उनके चेहरे पर हल्की सी मायूसी छा गई।
जो उन्होंने छिपा ली और सभी आपस में बातें करते हुए डिनर टेबल पर गए। खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। महल बहुत बड़ा था। सेकंड फ्लोर पर लेफ्ट साइड से होते हुए एक कॉरिडोर था, जिसके बाद वह सभी बच्चों के कमरे थे, और सेकंड फ्लोर के राइट साइड में बड़ों के। आराध्य अपने कमरे में गया। वह बहुत थक गया था। वही रसोई घर में आज इतने दिनों में पहली बार सुहासिनी जी के साथ कोई था, जिससे वह बहुत खुश थी। माही बर्तन धोते हुए बोली, माँ अभी तक काकी माँ के पति नहीं आए। स्वाति जी गैस साफ करते हुए बोली, काका सा काम से जयपुर गए हैं, कल तक आ जाएंगे। फिर माही सुहासिनी जी से बोली, आपको वे भी पसंद है अपने बेटे के लिए। माही ने अब तक सब पता कर लिया था। वह बाद में शिवांगी से इस बारे में अच्छे से बात करने वाली थी। हाँ, वह अच्छी है। अक्ष भी उसे पसंद करता है, तो सब ठीक है। तीनों ने अपना काम खत्म किया और सोने चली गई। वही जब कॉरिडोर से जा रही थी, तब उसकी नजर वहां के व्यू पर पड़ी। वहां से महल के पीछे का पूरा जंगल दिख रहा था। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद माही कमरे में चली गई। कमरा बहुत बड़ा और आलीशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां दो कमरे हो। बीच में सफेद ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे थे। पहले वाले कमरे में एक सोफा सेट और वार्डरोब था। वही ने वार्डरोब खोला तो वह भी अंदर से काफी बड़ा था। वहां से एक दरवाजा बालकनी के लिए था। वही अब पर्दे के पीछे देखने के लिए आगे बढ़ी। पर्दे हटाकर वह अंदर चली गई। 4-6 कदम चलने के बाद वह रुक गई। सामने 2 सीढ़ियों के बाद एक बड़ी सी खिड़की थी, जो इस वक्त खुली थी। उस खिड़की से चिपका हुआ एक किंग साइज बेड की लंबाई जमीन से कम ही थी। उसके ऊपर लेटा एक खूबसूरत आदमी, जिसकी आंखें अभी बंद थी। आराध्य बेड पर सीधा होकर लेटा था। उसके चेहरे की बनावट साफ माही के सामने थी। उसकी शार्प जॉलाइन, तीखी नाक, हल्के पतले होठ और उसके बिखरे बाल। आराध्य सोते हुए भी इतना हैंडसम लगता है। माही के दिमाग में ये सवाल अपने आप आ गया। माही तुरंत उठकर वार्डरोब की तरफ गई। उनके कपड़े वहां अच्छे से रख दिए गए थे। माही ने अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में घुस गई। वह नहाकर बाहर आई। माही बेड पर गई। बीच में पीलो की दुकान लगाने के बाद खुद दूसरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। रात के लगभग 11 बजे अंडस्को लेडी बॉस, आपको इतनी रात को ही आना था। मेरे फोन में चार्ज भी नहीं है। हमें रास्ता कैसे पता चलेगा? आप दोनों का तो फोन ही बंद है। अहीर झल्लाकर बोली, किसी से पूछ लेंगे। अहिति बोली, कुछ रास्ते में होगा तो किसी से पूछेंगे ना, यह तो दूर दूर तक रेत ही रेत है। अहीर बोली। दोनों ने चारों तरफ देखा। काले घने अंधेरे में रोड पर सिर्फ उनकी ही गाड़ी दौड़ रही थी। तभी अहिति की नजर वहां रेगिस्तान में चल रहे कुछ लोगों पर पड़ी। लगता है कोई मरने वाला है। तारानकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को च 104 एंगर। अब आगे अंडरस्को। अहीर बोली, तुम किसे मारने की बात कर रही हो? पीछे से अहिति तुरंत उसका मुंह बंद करते हुए फुसफुसाई, बड़ी तुम्हों पर हरकतें एकदम बेवकूफों वाली। अहीर उसका हाथ हटाते हुए चीखा बोली, 5 मिनट ही तो बड़ी हूँ, इसमें दिमाग का क्या लेना देना? तभी एक जोरदार आवाज के साथ कुछ आकर उनकी कार से टकराया। अहीर के हाथ में स्टीयरिंग था। उसने पहले ही कार की स्पीड कम कर दी। ऐसे अचानक किसी के सामने आ जाने से अहीर ने कार को किसी तरह क्रैश होने से बचा लिया। उसकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी थी, जिस वजह से कार के साथ किसी को कुछ नहीं हुआ। तभी उनसे कुछ दूर खड़े उन लोगों ने कार की तरफ देखा। उनके सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा था। उसके हाथ पैर आपस में बंधे हुए थे। दिखने से वह कुछ 65 से 70 के बीच की उम्र के लग रहे थे। इस हालत में भी उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उनका शरीर फिट था। उन्होंने हल्के से नजर घुमाकर बगल में देखा जहां कुछ लोग पड़े थे। उन्हें देखकर पता नहीं चल रहा था कि वह बेहोश है या मर चुके हैं। उनमें से एक आदमी ने 2 लोगों को जाकर देखने का इशारा किया। वह 2 आदमी हाथों में बड़ी सी चाकू लिए कार की तरफ बढ़ गए। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, अंदर कोई नहीं था। पीछे से वह आदमी चिल्लाया, कै हो गयो, सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों ने? कौन से वह? कोई ना सरकार, आप आज इस बुढ़े का काम खत्म कर ही दो। बहुत परेशान करके रखा है इसने, कब से हमारा माल गोदाम में ही पड़ा है। पुलिस वाले सब इसकी सुनते हैं। वह वापस आते हुए बोला,
दूसरा आदमी बोला, आज बड़े दिनों बाद हाथ लगा है, किस्सा ही खत्म कर दो। सरकार, उनकी बात सुनकर उस आदमी ने बंधे आदमी की कलाई पर बेरहमी से चाकू चला दी। उस आदमी की एक चीख चारों तरफ गूंजी। वह आदमी बोला, श्यामा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें मौत से भी बदतर मिलेगी। ये हमारा शौमिक प्रताप सिंह का वादा है तुमसे। शौमिक गुस्से से अपने ड्राइवर श्यामा को देखते हुए बोले, जो अभी इन लोगों का सरकार बना था। एक झटके में शौमिक खड़े हुए और श्यामा की गर्दन पर कांच का एक नुकीला टुकड़ा धंसाते हुए बोले, हम दुश्मनी भी उससे करना पसंद करते हैं जो सामने से औख मिलाकर उसे निभाने का जज्बा रखता हो। फिर तुमने तो हमारी पीठ पर वार किया है। श्यामा के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वह अच्छे से शौमिक प्रताप सिंह को जानता था। उसके कानों पर शौमिक प्रताप सिंह की आवाज पड़ी, अलविदा श्यामा, अंडस को सोचा नहीं था हमारे हाथों से दूसरों की मौत देखते देखते तुम्हारी हिम्मत कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। कहकर शौमिक ने एक झटके से वह टुकड़ा श्यामा के गले में धंसा दिया। शौमिक अभी चारों तरफ से श्यामा के लोगों से घिरे हुए थे। श्यामा को मारकर उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, पर वह भी कहाँ ही पीछे हटने वाले थे। उनके चेहरे पर डर नाम की चीज ही नहीं थी। इस उम्र में भी इतनी तेजी देखकर सभी ने अपनी गन निकाल ली। सभी जान गए थे कि इनसे अकेले लड़ना बेवकूफी होगी। शौमिक बीच में बिना किसी भाव के खड़े थे। तभी वहां हल्की हल्की विसल बजने की आवाज आने लगी। वही झाड़ियों में छिपी यही रहती को घूरते हुए बोली, यह ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ये विसल बजाने की सूझ रही है। अहिति घमंड से बोली, इस विसल की पावर उधर देखो। कहकर वह फिर से विसल बजाने लगी। वहां खड़ा हर शख्स इस धुन को अच्छे से पहचानता था। सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह सभी इतना डर गए थे कि एक दूसरे की गलती से छू जाने पर भी घबरा रहे थे। म अंडस्को मालिक अंडस्को, अरे भागो रे, मरना नहीं है तो। भाई इसका अंडस्को। उस आदमी ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा, वह पहले वाला आदमी वहां से भाग चुका था। वह अपना वाक्य पूरा करते हुए बोला, मारकर ही जाते हैं। उसने जैसे ही अपनी बंदूक उठाई, एक गोली आकर सीधा उसके सीने में जा लगी। वहां बचे लोग भागने लगे कि एक साथ उन सभी पर गोलियां चली। कुछ देर में सब शांत हो गया। शौमिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह मालिक अंडस्को नाम से यह जान गए थे कि वह डर किससे रहे हैं और क्यों। तभी शौमिक की आंखों पर अंधेरा छाने लगा। उनके हाथ से बहुत खून बह रहा था। उनकी नजर सामने से आती लड़की पर पड़ी। कार की हेडलाइट अचानक से ऑन हुई। शौमिक ने पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो दो लड़कियां उनके सामने बैठी थी। एक ने साड़ी पहनी थी, दूसरी ने सूट। दोनों के हाथ में गन थी। आर्या अहीर से बोली, उठाकर कार में बैठाते हैं, फिर देख लेंगे। अहीर और शिवांगी शौमिक को उठने में मदद करने लगे। कार की बैक सीट पर शौमिक को बैठाने के बाद शिवांगी ने पीछे बैठी अहीर को फर्स्ट एड बॉक्स दिया। अहिति कार स्टार्ट करते हुए शिवांगी से बोली, लेडी बॉस, हम इन्हें जानते तक नहीं, अगर यह हमारे लिए खतरा हुए तो। शिवांगी ने संभाल कर सो रहे शिवांश को अपनी गोद में लिया और सीट पर बैठते हुए बोली, ये शौमिक प्रताप सिंह है, बुआ के पति। इससे आगे किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। शौमिक को अभी हल्का हल्का होश था। वह उस रेगिस्तान में चमकते महल की तरफ पॉइंट करते हुए बोले, वह अंडस्को वहाँ चलो। अहिति ने कार की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में उनकी कार महल के सामने खड़ी थी। गेट पर खड़े गार्ड ने शिवांगी को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि अब तक शिवांगी को महल में काम कर रहा हर शख्स जान गया था। सुहासिनी जी ने सभी को शिवांगी की फोटो दिखाकर कहा था कि आर्या जब भी महल में कदम रखे उन्हें बता देना। उनकी कार अंदर आई। रात के 1 बज चुके थे। महल में सभी सो रहे थे, पर महल के चारों गार्ड्स मौजूद थे, जिनमें माहेश्वरी फैमिली के गार्ड्स भी थे। शिवांगी को देखकर उन्होंने कार का दरवाजा खोला। शिवांगी ने उन्हें शौमिक को अंदर ले जाने को कहा। वहां खड़े सभी गार्ड्स अपने मालिक की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए। शिवांगी ने अभी किसी को भी कुछ भी बताने से मना किया और डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। शौमिक को गेस्ट रूम में पहुंचाया गया। तभी 6 से 8 डॉक्टर कमरे में आए। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। शिवांगी गोद में शिवांश को लेकर खड़ी थी। डॉक्टर सभी को देखते हुए बोले, वह अब ठीक है, हमने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक होश आ जाएगा।
तब तक उन्हें आराम करने दे। एक बात और, उनका खून काफी बह गया है। हो सकता है वह कमजोरी महसूस करें। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सभी ने राहत की सांस ली। एक औरत लंबा सा घूंघट डाले शिवांगी के सामने खड़ी होकर बोली, बहुरानी सा आप थक गई होंगी, हम आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। उनकी बात सुनकर अहिति और अहीर दोनों नींद में एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर सो रही थी। वह एकदम से उठी और शिवांगी को पकड़ते हुए धीरे से बोली, लेडी बॉस हमें भी अपने साथ रख लीजिए, हम दोनों जमीन पर भी सो जाएंगे। इतने बड़े महल में हम दोनों बच्चियां अकेले क्या करेगी। स्माइल। शिवांगी ने एक लुक उन दोनों को दिया, जैसे कह रही हो अपने साथ ही रखूंगी, यह फेंकने नहीं लाई हूं तुम्हें। सभी उस औरत के पीछे पीछे चल पड़े। तीनों थकी हुई थी। कमरा आते ही तीनों सीधा अंदर घुस गई। इतना बड़ा कमरा देखकर सबसे ज्यादा अहीर खुश थी। अहिति ने चारों तरफ नजर घुमाकर कहा, बैठ कहो है, शिवू को सुलाना है। अहीर ने सामने लगे ब्लैक पर्दों को हटाया। सभी बच्चों के कमरे एक जैसे थे, बस करल सबने अपनी पसंद का करवाया था। शिवांगी ने शिवांश को बेड पर रखा। उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर उसने मुड़कर देखा। सामने अहीर और अहिति वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाई। वह उठकर डोर के पास गई और हैंडल को ऊपर की तरफ घुमाया, जिससे दरवाजा खुल गया। दोनों एक साथ अंदर घुस गई। आर्या को कुछ कहने का मौका तक नहीं मिला। वह अपने लगेज के पास गई। कपड़े निकालकर उसने क्लोजेट रूम का दरवाजा खोला कि 2 कदम पीछे कूद गई। तुम यह। सामने बाथरोब में अहीर खड़ी थी। वह अपने लगेज की तरफ जाते हुए बोली, हाँ वो वह 2 शावर रूम है। इस तरफ से दरवाजा दिखा तो मैं आ गई। उसने कपड़े लिए और क्लोजेट रूम में चेंज करने चली गई। वॉशरूम का दरवाजा खुला। शिवांगी ने कपड़े उठाए और अंदर चली गई। अहिति बालकनी में जाकर किसी को फोन करते हुए बोली, अगर इस मैसेज में रत्ती भर भी झूठ हुआ तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहिति इस वक्त बेहद गुस्से में लग रही थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई, मुझे कुछ करना होगा। अहिति ने किसी को फोन किया। फोन रिसीव होते ही वह बोली, आकृति, अभी एक प्रॉब्लम हो गई है। कहते हुए अहिति उनसे बातें करने लगी। अंदर उस किंग साइज बेड पर शिवांगी लेटी लगातार सीलिंग को घूरे जा रही थी। उसने इंडिया आते ही सबसे पहले वह बॉक्स अनलॉक किया था। उसके अंदर का लॉक कुछ इस तरह बना था कि अगर उसे किसी और चीज से खोला जाता तो उस बॉक्स के अंदर मौजूद एसिड बोतल्स टूट जाती और सब राख हो जाता। उसके अंदर उसे जयराज की फैमिली फोटो मिली थी, जिसमें उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। शिवांगी अपनी सोच में गुम थी कि अहीर उसके बगल में लेट गई। आप उस बॉक्स के बारे में सोच रही हो? मुझे लगता है उस मेंबर का पता लगाने से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। शिवांगी ने हल्के से अहीर की तरफ देखा। मुझे अहिति पर पूरा भरोसा है, वह शिवाय के साथ हमारी डिटेल्स शेयर करती है। अहीर कैजुअली बोली, हाँ वो तो करेगी ना, तभी तो वह हमारे साथ यहाँ आई है, जबकि उसकी टीम के सब लोग मिस्टर माहेश्वरी के साथ गए हैं। शिवांगी हल्के से मुस्कुराए, अहीर के बालों को बिगाड़ते हुए बोली, तुम काफी तेज हो, दिखाती नहीं हो अपनी बहन के सामने, अब सो जाओ, कल बात करेंगे। अहीर शिवांगी की बात मानकर सो गई। जब तक अहिति वापस आई सभी सो चुके थे। उसने ब्लैंकेट लिया और अहीर के बगल में सो गई। अगली सुबह अंडस्को शिवांगी की नींद एक तेज आवाज से खुली। उसने टाइम देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने नहाया और अच्छे से तैयार होकर नीचे चली गई। शिवांगी ने मेन हॉल में पहुंचते ही देखा कि एक मिडिल एज की औरत सामने खड़ी औरत को डांट रही थी। शिवांगी उन दोनों के सामने पहुंची। वह औरत अभी बहुत घबरा रही थी। वही दूसरी औरत उसे सुनाए जा रही थी। मैंने पूछा किसके कहने पर तुम सब ने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? अगर वह लोग घुस बैठिए हुए तो? दूसरी औरत कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, ब अंडस्को बू अंडस्को आ अंडस्को माँ वो अंडस्को। बीच में बुआ माँ बोली, अब ना बोलेगी तू, जब बोलना नहीं होता तब तो बहुत बोलती है, और आज जब बोल कह रही हूँ तो समझ में ना आवे के तन्ने कुछ पूछ रही हूँ मैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ। इन सभी को मैंने किसी को कुछ ना बताने के लिए कहा था। आवाज सुनकर सभी ने उस तरफ देखा जहां शिवांगी खड़ी थी। उसने अभी मल्टी कलर सिल्क साड़ी पहनी थी, हल्के नीले रंग का कोहनी तक स्लीव्स ऑफ नेक ब्लाउज। बाल हल्के गीले होने से खुद कल हो गए थे। मांग में सिंदूर,
गले में मंगलसूत्र, हाथों में सिल्वर करल की चूड़ियां। आज शिवांगी पहली बार इस तरह सजी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह बुआ माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई। बुआ माँ गुस्से से बोली, इतना सब हो गया और तूने हमें जगाना भी जरूरी नहीं समझा। अगर श्यामा ने किसी को महल की सिक्योरिटी के बारे में बता दिया होगा तो। शिवांगी उन्हें दोनों कंधों से पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर बैठाते हुए बोली, आप क्यों इतनी परेशान हो रही है? सब ठीक है, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं ना। आप भी यही और मैं भी यही, लीजिए पानी पीजिए। कहकर शिवांगी ने बगल में रखा पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। बुआ माँ उसका हाथ पीछे करते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए। शिवांगी उनके हाथों को नीचे करते हुए बोली, अभी इतना जोर जोर से बोल रही थी आप, प्यास तो लगी होगी। पी लीजिए, हम बात करते हैं फिर। बुआ माँ फिर से मना करना चाहती थी पर उनके हाथ में पहले ही पानी का ग्लास आ गया था। उन्होंने पानी पिया, जिसके बाद उन्हें कुछ अच्छा महसूस हुआ। जब सुबह उन्हें ये सब पता चला था वह सच में बहुत घबरा गई थी। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनके पति को बचाया किसने है। शिवांगी ने उन्हें एक एक कर सारी बात बताई, जिसे सुन बुआ माँ से घूरने लगी। शिवांगी उठते हुए बोली, मुझे बुआ माँ से मिलना है। तब तक आप आराम कीजिए। और आपको इतना जोर से नहीं बोलना चाहिए, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। शिवांगी की बात सुनकर वहां खड़े सभी नौकर और गार्ड्स की सांसें थम गई। सभी ने एक साथ सर उठाकर बुआ माँ को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनके गुस्से से सब वाकिफ थे। सभी शिवांगी को और कुछ न बोलने के लिए मन ही मन कह रहे थे, क्योंकि सामने तो बुआ माँ थी, जो ज्वालामुखी बनी बस फटने ही वाली थी। तारानकन 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 कंटिन्यू अंडरस्को च 105 अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग। अब आगे अंडरस्को रुक जा छोरी। सभी की आंखें एक साथ शिवांगी की तरफ घूमी। शिवांगी नासमझी में पीछे मुड़ते हुए बोली, आप फिर जोर से बोलने लगी। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस उम्र में भी आप इतनी खूबसूरत है, जवान लगती है, पर हमारे शरीर में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हमें आखिरी वक्त तक ख्याल रखना पड़ता है। बात करते हुए शिवांगी बुआ माँ के सामने खड़ी हो गई। आप बताएं क्या परेशानी है? मैं हूं ना, सब हो जाएगा। शिवांगी का ये कहना उसे मुसीबत में डालने के लिए काफी था। बुआ माँ, जो अब तक गुस्से में थी, वह हल्के से मुस्कुराने लगी। वह शिवांगी को पहचान गई थी। बुआ माँ वापस बैठ गई और बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या बताए तुम्हें हमारी परेशानी? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, फिर हम कैसे? शिवांगी बीच में बोली, इसमें पहचानने से क्या लेना देना, आप बताइए। बुआ माँ चेहरे पर दुनिया जहान की परेशानी लेकर बोली, अब क्या बताऊं? आज घर में फंक्शन है और आधे से ज्यादा नौकरों को छुट्टी चाहिए। इतना सारा काम है और यह सजावट भी इन लोगों ने गलत कर दी है। हल्दी कूटनी है, कितना कुछ है। अगर सुबह तक सब ठीक नहीं हुआ तो बुआ माँ हमें घर से निकाल देंगी। वहां खड़े सभी लोग हैरानी से बुआ माँ को देखने लगे। कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी उनकी मालकिन। अगर कोई बाहर के लोग उन्हें देखते तो सब उनकी मदद करने लग जाते इस नाटक को देखकर। शिवांगी ने पूरे महल को देखा, जिसे अलग अलग फूलों और पर्दों से सजाया गया था। शिवांगी खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, अब करना है तुझे आर्या, बोल दे। शिवांगी बुआ माँ से बोली, अंडरस्को जी, मैं कर लूंगी। बुआ माँ उठते हुए बोली, खुश रहो बेटा, लेकिन याद रखना सुबह बुआ माँ के आने से पहले सब हो जाना चाहिए। अंडरस्को जी। शिवांगी बस इतना ही कह पाए। बुआ माँ वहां से अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, इतने बड़े महल को 1.5 घंटे में सजाना कोई आसान काम नहीं है, वह भी 4 नौकरों के साथ। कहते हुए उन्होंने सभी की तरफ देखकर इशारा किया। शिवांगी का चेहरा काला पड़ गया। वहां काम करने के लिए सिर्फ 4 नौकर खड़े थे। शिवांगी को अब चक्कर आने लगे। चारों तरफ महल को देखते हुए वह खुद से बोली, ये तूने आते ही क्या कर दिया शिवांगी? अब इतने बड़े महल को सजाएगी कैसे? पास में पड़े ग्लास से पानी पीते हुए शिवांगी खुद से बोली, करना है तो करना है। काश मेरी टीम मेरे साथ होती। आई मिस यू ऑल। उसने उन 4 लोगों की तरफ देखा। उसने पूरे महल को देखा। वह उन सभी के सामने जाकर उन्हें कुछ समझाने लगी और उनसे पूछने भी लगी कि बुआ माँ ने क्या कहा था महल सजाने के बारे में। पूरे हिम्मत के साथ शिवांगी ने अपना पल्लू कमर में कोशा और लग गई अपने काम पर। अंडरस्को
आराध्य का कमरा _ वही शीशे के सामने खड़ी पूरी तरह से तैयार थी। फिर भी वह परेशान सी खड़ी वह रखे दुपट्टे को देख रही थी। तैयार तो हो गई हूँ, पर इसे कैसे पहनना है? तभी उसकी नजर वॉशरूम से निकल रहे आराध्य पर पड़ी। आराध्य ने बाथरोब पहना था। वह दूसरे हाथ से अपना गीले बालों को टॉवल की मदद से सुखाते हुए क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगा कि उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हुई। उसने नजरें घुमाकर देखा तो माही एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देख रही थी। आराध्य की नजर पास में रखे दुपट्टे पर गई। आराध्य माही की तरफ बने लगा। आराध्य को अपनी तरफ आते देख माही को अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी। तभी उसे अपनी कमर पर कुछ ठंडा फील हुआ। माही 2 कदम पीछे हो गई। आराध्य ने उसे फिर से उसकी कमर से पकड़कर सामने किया। डांट नहीं सुननी तो चुपचाप खड़ी रहो। माही हाथ बांधकर खड़ी हो गई। उसे अपनी कमर पर बार बार आराध्य के हाथ फील हो रहे थे, जिससे उसके फेस एक्सप्रेशन बदलने लगे थे। तभी उसकी नजर आराध्य की गर्दन और कंधे पर पड़ी जहां खरोंचने के निशान बने थे। माही की आंखें छोटी हो गई। हो गया। आराध्य की आवाज से माही होश में आई। उसका चेहरा कुछ सोचकर गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। आराध्य ने अजीब सा मुंह बनाया। तभी उसकी नजर मिरर में अपने कंधे और नेक पर पड़ी। उसने दरवाजे की तरफ देखा। माही जा चुकी थी। फिर से आराध्य दुखी होकर बुदबुदाया। माही खुद से बातें करते हुए चल रही थी। कितना बदतमीज आदमी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह अंडस को छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, एक मौका तो मिलने दो। इतने में वह किसी से टकरा गई। माही ने सामने देखा, वह सुहासिनी जी खड़ी खुद को संभाल रही थी। सॉरी आंटी जी, वो मैंने देखा नहीं। हाँ ठीक है। मोगेम अभी क्यों चिल्ला रही थी पता है तुम्हें? मोगेम। सुहासिनी जी ने अपनी जीभ काट ली। मंडस को मेरा मतलब है बुआ, माँ की आवाज आई थी अभी। पीछे से स्वाति जी दौड़ते हुए बोली, सुहासिनी चलिए कितना काम है। काकी माँ आ गई तो अंडस को। उनकी बात पर तीनों जल्दी से नीचे चली गई। माही को मंदिर में भेजकर वह दोनों किचन में चली गई। 6 बजे अंडस को। बुआ माँ तैयार होकर बाहर निकली। उनके होठों की मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह खुद में बड़बड़ाए, श्री को उसकी बहू से अच्छे से मिलाऊंगी आज। सभी कितनी तारीफ कर रहे थे। अमूल्य भाई सा तो मेरी सुन ही नहीं रहे थे। मैं भी तो देखूं आर्या शिवाय माहेश्वरी किस लायक है। बेचारे शिवांश का तो किसी को ध्यान ही नहीं है। बस सौतेली माँ ले आए उसके लिए। पता नहीं कैसा होगा मेरा बच्चा। बुआ माँ ने जैसे ही सीढ़ियों से नीचे देखा, उनकी आंखें चमक उठी। वह अपने कदम नीचे बढ़ाने लगी। उनकी आंखें चारों तरफ अच्छे से देख रही थी। मेन हॉल सज चुका था। वह लाइट एंड डार्क येलो के साथ व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन से डेकोरेट किया गया था, जो बहुत सुंदर लग रहा था। साथ में व्हाइट एंड येलो छोटी छोटी लाइट्स नीचे की तरफ लटक रही थी, साथ में कुछ फूल भी। बुआ माँ इधर उधर देखते हुए बाहर निकल गई। महल के बाहर का नजारा देखकर बुआ माँ चौंक गई। इतना सुंदर, उनके मुंह से हैरानी से निकला। महल के बाहर अलग अलग फूल पर्दों से सजावट की गई थी। गेट से महल तक आने वाले रास्ते के ऊपर अलग अलग रंग के पर्दों से एक बड़ा सा गोल डिजाइन बनाया हुआ था, जो वहां की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का काम करने वाला था। पूरे महल की डेकोरेशन पूरी हो गई थी। दाई माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी ने इतने बड़े महल को अकेले सिर्फ 4 लोगों की मदद से 1.5 घंटे में सजा लिया, जिसके लिए उन्होंने 20 लोगों को रखा था। ऊपर से उन सभी को एक पूरा दिन दिया जाता था महल को अच्छे से सजाने के लिए। ई छोरी ने जरूर किसी की मदद ली से। शिवांगी का कमरा अंडस को। शिवांगी नहाकर बाहर आई। वह बेड की तरफ गई। शिवांश उठ चुका था। शिवांगी उसे किस करते हुए बोली, शिवू अब क्या करें? ये दोनों तो उठ ही नहीं रही। मम्मा पानी, कहते हुए शिवांश ने बिना देर किए पास में पड़ा पानी का जग दोनों पर उड़ेल दिया। खुद जाकर शिवांगी के हाथ को पकड़कर खड़ा हो गया और मुंह दबाकर हंसने लगा। अहीर और अहिति दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपनी आंखों से पानी साफ करते हुए अहीर चिल्लाई, छोटी हमारा घर डूब रहा है, ठीक है ना तू? तभी उसका सर अहिति के सर से टकरा गया। आओ चंडस को। अहिति ने आंखें खोल ली थी। वह बोली, जब हम अपने घर में हैं ही नहीं तो हमारा घर कैसे डूबेगा? अहीर ने आंखें खोलकर सामने देखा, जहां शिवांगी हाथ बांधे उन दोनों की घूर रही थी।
क क्या हुआ चीफ? आप ऐसे क्यों देख रही है? शिवांश झट से बोला, अहीर आपको कितनी देर से उठा रहा था, पर आप उठी ही नहीं, न ही यहती दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर घड़ी को 6 बजे देखकर दोनों का चेहरा उतर गया। इतनी जल्दी तो वह दोनों कब उठी थी, उन्हें खुद भी याद नहीं था। शिवांगी कड़क आवाज में बोली, उठो अब, बच्चों की तरह उठाना पड़ रहा है तुम दोनों को। कपड़े रखे हैं वही पहनकर कमरे से बाहर कदम रखना, और नहाकर भी। शिवांगी ने शिवांश को गोद में उठाया। अहीर शिवांश को शिवांगी की गोद में देखकर बोली, मम्मा मुझे भी गोद में उठाओ। उसकी बात सुनकर तीनों ने एक साथ उसे देखा। अहीर ने दांतों तले जीभ दबा ली। सॉरी अंडरस्को कहते हुए अहीर चुपचाप उठकर सीधा वॉशरूम में घुस गई। तीनों ने एक दूसरे की देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगे। बीच में दरवाजे पर नोक हुआ। शिवांगी ने जाकर दरवाजा खोला। सामने बुआ माँ खड़ी थी। शिवांगी ने उनके पैर छुए, उसके साथ शिवांश ने भी अपने छोटे हाथ बुआ माँ के पैरों पर रख दिए। बुआ माँ ने दोनों के सर पर हाथ रखा। वह शिवांश के सामने बैठते हुए बोली, शिवू तुम तो हमें भूल ही गए हो, 3 साल पहले यहाँ आए थे, तब तो बहुत छोटे थे, इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए। फिर बुआ माँ शिवांगी से बोली, बहुरानी ये तुम्हारे कपड़े हैं, इसमें जो है सब पहन कर आना, फिर तुम्हें आरती करनी है, उसके बाद रंगोली बनानी है। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। बुआ माँ शिवांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सभी से मिलवाते हैं। शिवांश ने शिवांगी की तरफ देखा। शिवांगी ने इशारे से हाँ कहा, तो शिवांश ने बुआ माँ का हाथ पकड़ लिया। दोनों वहां से जाने लगे कि पीछे से शिवांगी ने उन्हें आवाज दी, बुआ माँ। बुआ माँ रुक गई। शिवांगी उनके सामने आते हुए बोली, दादू कहो है। भाई साहब आमिर गए हैं किसी काम से, थारे दोस्त भी गए से उनके साथ। जवाब मिलकर शिवांगी ने उनका रास्ता छोड़ दिया। बुआ माँ और शिवांश वहां से चले गए। सीढ़ियों में पहुंचकर बुआ माँ को ध्यान आया कि शिवांगी ने उन्हें बुआ माँ कहा। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़ देखा। वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद अंडस्को मंदिर में अंडस्को माही ने आरती की थाल तैयार की ही थी कि सुहासिनी और स्वाति जी भी वहां आ गए। वह आरती शुरू करने ही वाले थे कि बुआ माँ उन्हें रोकते हुए बोली, रुको, आज आरती कोई और करेगा। तीनों ने उनकी तरफ देखा। तभी स्वरा जी भी वहां आ गई। बुआ माँ ने आसपास देखा, उन्हें कोई नहीं दिखा। वह खुद से बोली, चलो, हमारे महल में राजस्थानी लिबास पहनने की परंपरा बनाकर हमने बहुत अच्छा किया। हमें पता है आपको ये कपड़े पहनने नहीं आएंगे। तभी वहां पायल की तेज तेज आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ते हुए मंदिर की तरफ आ रहा हो। शिवांगी ने हाथों में पकड़ी थाल मंदिर के सामने रखी और माही के हाथ से आरती की थाल पकड़ते हुए बोली, बुआ माँ प्रसाद लेने गई थी। फिर धीरे से अपने आसपास खड़ी औरत से बोली, अभी बात करते हैं, पहले आरती हो जाए। शिवांगी ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली। सामान्य राधा कृष्ण की सुंदर सी मूर्त लगी थी। शिवांगी ने गाना शुरू किया, अंडस्को। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। ओह कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं। क्या मैं क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण। मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान। मधुर सुना दो तान। शिवांगी ने आरती की थाल माथे से लगाई। आंखें खोलकर पीछे मुड़ी। अब तक वहां सभी लोग आ गए थे। शिवांगी ने सबसे पहले बुआ माँ को आरती दी। पीछे खड़ी माही ने उनके हाथों में प्रसाद रख दिया। बुआ माँ की आंखों में हैरानी साफ देखी जा सकती थी। ये शहर की छोरी इतना अच्छा कैसे गा सकती है। सभी को आरती और प्रसाद देने के बाद उसने सारी बात सुहासिनी जी और बाकी सबको बताए। विधि शिवांगी को कसकर गले लगाते हुए बोली, मेरी बहादुर दी, अरे मुझे तो रंगोली बनानी है, कहकर शिवांगी ने विधि को बैक हक किया और वहां से हॉल की तरफ भागी। सब कुछ पता करने के बाद शिवांगी हॉल में बैठी रंगों की थाली से रंग लेते हुए जमीन पर बिखेरने लगी। तभी उसकी नजर अहीर और अहिति पर पड़ी। अरे वाह मेरी सुपुत्रियों, तुम दोनों तो शादी के लायक हो गई हो।
कह दो तो तुम्हारा टांगा यही भीड़ा दून बुआ माँ के बेटों के साथ। कह कहा छोरी तन्ने। दूसरी तरफ अंडस्को सुहासिनी जी की आंखें लगातार किसी को घूरे जा रही थी। सामने अक्ष और विधि आपस में बातें करते हुए हंस रहे थे। तुम्हें तो मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी चाहे कुछ भी करना पड़े, कहकर उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी को फोन कर दिया। सुहासिनी जी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी स्वरा जी ने भी सुन ली थी। उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उनके दिमाग में शिवांगी का ख्याल आया। वह उसे ढूंढने वहां से चली गई। तारांकन 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 कंटिन्यू अंडस्को। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।